यही सोचते सोचते ददन खेत में बनी नाली में गिर पड़े। उन्हें कुछ चोट भी लग गई, मगर वह खेत से वापस नहीं आए। किसान इतनी चोट को चोट नहीं समझता है, वह तो बना ही है बड़ी बड़ी चोट खाने के लिए। छोटे किसी बात का मन से ज़्यादा देर तक नहीं दबा पाते थे। गांव घर के लोग कहते हैं कि छोटे के पेट में कोई बात पचती नहीं है। यद्यपि वह आहार बहुत लेते और उसे ठीक तरह से पूरा पचा भी लेते। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई चूरन नहीं खाया। सुबह वाली बात छोटे ने शाम को फिर से कह दी, भैया यदि यही हाल रहा तो खेती एक दिन बंद हो जाएगी। खेती बंद हो जाएगी तो इतनी बड़ी आबादी को खाना कहाँ से मिलेगा? यदि खेती से साल में 2 पैसे की भी आमदनी नहीं होगी तो कौन करेगा ऐसी खेती? बात तो तुम्हारी सही है। युवा लोग इसी कारण खेती से भाग रहे हैं। युवा लोग कहीं भी 2000 की नौकरी कर लेंगे, पर खेती करना उन्हें सही नहीं लगता। सही कह रहे हो, लेकिन भैया किसान दुखी रहेगा तो दुनिया में खुशहाली कैसे रहेगी? दुनिया में खुशहाली है ही कहाँ? अब सब संतुष्ट नहीं हैं, अब सब असंतुष्ट हैं और भूखे हैं। जिसके पास सब कुछ है वह और के लिए भूखा है, बल्कि वह सबसे ज़्यादा भूखा है। मदन यह कहकर शांत हो गए। उन्होंने सिर को पकड़कर एक लंबी सी आह भरी। छोटे समझ गए कि मदन बात करने के मूड में नहीं है। वैसे भी ठंड सबके मुंह में जकड़न पैदा कर रही थी। सब लोग जल्दी जल्दी से रजाई के अंदर घुसना चाहते थे। रात को 2 बजे बिजली आएगी तो उठकर पंप चलाना पड़ेगा। इसकी ड्यूटी छोटे की थी। अपने काम में छोटे कभी फेल नहीं होते। मदन चुप्पी तोड़ते हुए अचानक बोले, मानो उन्हें कुछ याद आ गया हो। तुम तो कह रहे थे कि कृषि विभाग के वैज्ञानिक RN सिंह खेती का बड़ा उज्जवल भविष्य बता रहे थे। वह बोल तो रहे थे कि आने वाले समय में खेती सबसे बड़ा व्यापार बनेगा और पढ़े लिखे लोग खेती से जुड़ेंगे। ऐसा कब तक होगा? वह कुछ समय बताए हैं क्या? तभी छोटे बोले, 2025 तक में। भगवान करे ऐसा ही हो। ये कहकर मदन ने रजाई सिर से ओढ़ ली। ठंड के मारे उनके दांत कटकटा रहे थे। उनकी स्वेटर बहुत पुरानी थी और कई जगह से फटी हुई थी। रजाई में भी रुई की मात्रा कम हो गई थी। यह रजाई 10 वर्ष पुरानी थी और उन्होंने इसे शादी में मिले कंबल और रजाई के फटने के बाद बनवाया था। चोट की वजह से उन्हें कुछ दर्द भी महसूस हो रहा था। बार बार घूम फिरकर उनके दिमाग में रज्जो की शादी की बात आती। जवान बेटी का घर पर रहना माँ बाप के लिए 24 घंटे की चिंता का विषय दे देता है। परिचित और रिश्तेदार भी एक ही प्रश्न पूछते थे, कब कर रहे हो बिटिया की शादी? बिटिया की शादी की चिंता सारे गांव को रहती है, पर मदद कोई नहीं करता। यह सोचकर मदन ने एक लंबी जमाई ली। सारी गाड़ी गाँव जनक जी की न्यारी, दुल्हे श्री राम जी लल्ला करके सुंदर श्रृंगार चले अपनी ससुराल। लीन आरती सजाए, सासा लाई पूजन की थारियां। दुल्हन श्री राम जी लला। ददन की अम्मा रजाई के अंदर कुछ गा रही थी। ददन की माँ रोज सुबह और शाम के वक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करती। इस समय वह बेटों के साथ बैठकर कुछ दरबार कर लेती। दिन भर तो बेटे इधर उधर काम में लगे रहते। उन्हें भी रज्जो की शादी की बड़ी चिंता हो रही थी। क्या गा रही हो अम्मा? मदन ने पूछा। सुहाग। आज अचानक सुहाग गाने की इच्छा कैसे हो गई अम्मा? रज्जो जी की शादी का ख्याल मन में आया तो गाने लगी बेटा। मदन चुप हो गए। रज्जो की शादी इस साल कर देनी चाहिए। मेरी भतीजी की शादी पढ़ाई के कारण 25 साल तक नहीं हुई थी। इसके बाद लड़का ढूंढने में बड़ी समस्या आई थी बेटा, अम्मा ने मदन की खामोशी को तोड़ते हुए कहा। सोच तो मैं भी रहा हूँ कि इस साल रज्जो की शादी कर दी जाए। फिर समस्या क्या है? अम्मा ने पूछा। दहेज के लिए पैसा अम्मा। उन्होंने कहा उधार ले लो। कोई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा क्यों नहीं दे रहा? पिछले साल रानी की शादी में पैसे उधार लिए थे, वो अभी तक नहीं चुका पाए हैं अम्मा। खेती बेचने से जो पैसे मिले थे उससे ऋण चुका दो। अम्मा बोली, वह पैसे बहुत कम है माँ। फिर क्या करोगे बेटा मदन? वही तो सोच रहा हूँ माँ कि आखिर करूँ क्या। कुछ देर शांत रहने के बाद मदन ने छोटे से उत्साहित होकर कहा, दुगोड़ी काका से पैसे मांग कर देखें। काका सब बात सुन सकते हैं, मगर पैसे की बात सुनते ही नहीं। उन्हें जमाई आने लगती है। क्या हम उधार लेकर कहीं भाग जाएंगे? अब कौन समझाए काका को? वह हृदय से साफ हैं, पर पैसे के मामले में उनकी बुद्धि बहुत संकुचित है और बहुत संकुचित हो जाती है। बहुत कंजूस है इस मामले में वो। वाह रे पैसा वाह। कोई लेकर आज तक ऊपर तो नहीं गया है, लेकिन तब भी इतना मोह। चबी छोटे बोले, भैया लगता है आने वाले समय में पैसे सारे रिश्तेदारी की मर्यादा को समाप्त कर देंगे। तभी मदन बोले, सही कह रहे हो छोटे। कलयुग में पैसे का महत्व बहुत बढ़ गया है और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दरबार करते करते बियारी का समय हो गया। रज्जो ने अंदर से आकर कहा, खाना तैयार है। क्या बनाया है मेरी बिटिया ने? मदन ने पूछा। रोटी और तरकारी। काहे की तरकारी? कद्दू की। छोटे रज्जू ने तरकारी बनाई है तो वह स्वादिष्ट ही होगी। जल्दी खाने के लिए चलते हैं, ठंड बढ़ रही है। खाने के पश्चात सब बिस्तर में घुस गए। नींद आज भी मदन के साथ आंख मिचोली खेल रही थी। जैसे ही उन्हें महसूस होता कि वह सो गए हैं, उनकी नींद खुल जाती और उनके दिमाग में पैसे वाली बात घूमने लगती। बेटे की शादी थी, आखिर पैसे की बात तो घूमना ही थी। वो बहुत परेशान थे रज्जो की शादी को लेकर, क्योंकि वो चाहते थे कि रज्जो की शादी इसी साल हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी और एक उम्र बढ़ने के बाद शादी के रिश्ते में और शादी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है
और वो यही चाहते थे कि वक्त रहते हमारे रज्जो की शादी हो जाए। और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे इसी बात को लेकर। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूमती थी कि पैसों का इंतज़ाम कहाँ से होगा। कम से कम 4-5 लाख का खर्चा तो आएगा ही। पिछले साल रानी की शादी में 4 लाख खर्च हुए थे। हम लोग थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद वाले लोग हैं, खुद को गरीब गुरबा भी नहीं कह सकते। एक किसान दूसरे किसान की हालत समझ सकता है, पर दिखावटपन ने दुनिया के ऊपर एक आवरण सा ढक दिया है। लोग समझते हुए भी कुछ नहीं समझते। लगता है ज़मीन का हिस्सा कुछ बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस दौर से लेकर आज के दौर तक दिखावा आप सबको पता है कितना ज़्यादा है। और लड़की की शादी में तो लोग दहेज को ऐसे देखते हैं जैसे दहेज ना हो, बल्कि सबसे दुनिया की अहम चीज़ हो कि ये नहीं दें तो शादी ही ना हो। कुछ लोगों की सोच तो इतनी घटिया होती है कि वो दहेज के बिना शादी ही नहीं करते और कहते हैं कि दहेज ही चाहिए तभी शादी करेंगे। कुछ लोग तो पैसों की डिमांड भी रख देते हैं। बहरहाल आज के दौर में तो बहुत अच्छे कानून बने हुए हैं जिसकी वजह दहेज प्रतिमा पर थोड़ी सी रोक लगी है। दद्दा ने मरते समय कहा था उन्हें, बेटा ज़मीन मत बेचना। ज़्यादातर ज़मीन दद्दा ने अपने मेहनत की कमाई से खरीदी थी। सब नाते रिश्तेदार भी कहेंगे कि कैसे नालायक बेटे हैं, कुछ बना तो नहीं सके बल्कि जो कुछ भी था उसे भी बेच रहे हैं। लोग उलझना और सलाह बिना मांगे ही दे देते हैं, जबकि मदद मांगने पर भी नहीं देते। क्या हम किसी का पैसा मार देंगे? 1 साल में नहीं तो 3-4 साल में सब कुछ पटा ही देंगे। पर किसी को इतना धैर्य नहीं है। ब्याज भी 3 रुपया सैकड़ा मासिक, मतलब एक बार ऋण लिया तो पटाते पटाते दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी। यही सोचते मदन रात को गुजार रहे थे। करवट और लघु शंका का दौर पिछली रात का ही चल रहा था। आजकल मदन को रातें बड़ी लंबी लगती। वह मन से नहीं चाहते थे कि दिन में के बाद रात आए। यदि उनका बस चलता तो वह ग्रहों की गति बदल देते, पर वह तो किसान है, कोई तांत्रिक तो है नहीं, ना ही नेता ना ही वैज्ञानिक। गरीबों और किसानों के लिए ठंड का मौसम खुशी और कष्ट दोनों देने वाला होता है। खेतों में उगे फसल के लिए नन्हे नन्हे पौधे देखकर किसान खुश होता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखती है। कुछ समय के लिए यह हरियाली थोड़ा सुकून और विश्वास जरूर देती है, मगर किसान के हृदय में भीतर कुछ दूर तक फैले वीरान मरुस्थल को यह पूरी तरह खत्म नहीं कर पाती है। माँ की पूछ की ठंड भी किसानों और गरीबों के शरीर की हड्डियों को इधर उधर हिलाकर ढीला कर देती है। छोटे के अंदर जमीन का हिस्सा बेच देने की बात उफनाती नदी के पानी की तरह उछाल मार रही थी। वह गंभीर अधीरता के चंगुल में बुरी तरह जकड़ गए थे। वह मौका देखकर इसे बार बार बोलना चाहते थे। सुबह चाय की चुस्की लेते हुए मदन कुछ सोचते हुए बड़े चिंतित भाव से अपने बाएं पैर के अंगूठे की तरफ देख रहे थे। छोटे से जब रहा नहीं गया तो उन्होंने उस बात को कह ही दिया जो मदन सुनना पसंद नहीं करते थे। भैया ज़मीन बेच देते हैं। आज मदन चुप रहे। कुछ हिस्सा बेच देने से पिछला कर्ज पड़ जाएगा और रज्जो की शादी के लिए पैसे का जुगाड़ भी हो जाएगा। छोटे ने कहा, अम्मा बहुत दुखी हो जाएंगी। हम लोग समझाएंगे तो वह मान जाएंगी भाई। रज्जू की शादी के लिए आखिर वह भी चिंतित हैं। किसको समझाने की बात चल रही है? तभी अम्मा वहाँ पर आ गई और अम्मा ने वहाँ पहुँचकर पूछा, अम्मा हम सोच रहे हैं कि सड़क के किनारे वाली ज़मीन का कुछ हिस्सा बेच देते हैं। छोटे ने कहा, क्यों? पैसे का और कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा है। वह ज़मीन तुम्हारे बाबूजी ने अपनी मेहनत से खरीदी थी और उन्हें वह बहुत पसंद थी। हमें पता है अम्मा, पर हम विवश हैं। छोटे ने कहा। अम्मा ने ज़्यादा बहस करना उचित नहीं समझा। वह सर नीचे करके वहीं पर बैठ गई और अपने पैर की उंगलियों को हाथों से पकड़कर इस तरह से देखने लगी मानो उन्हें पहली बार देख रही हो। विवशता इंसान को खोखला कर देती है। इंसान अपने आप तक ही सिमटने लगता है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।